नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र। और जैसा आप सबको विदित है कि अपनी रीट 23-24 जुलाई को जैसे कि कंप्लीट हो जाती है तो फिर रीट मेंस की तैयारी सब स्टूडेंट सभी छात्रों को करनी है। तो हमारा जो सभी टॉपिक इस समय चल रहे हैं वो रीट भर्ती परीक्षा के मेंस या प्री सभी टॉपिकों को आधार में लेकर ही चल रहे थे। तो हमारा जो काव्य शास्त्र चल रहा है इस समय, उसमें हमने अब तक आपके सबसे पहले अलंकार पढ़े, फिर छंद पढ़े, फिर रस पढ़े, फिर आपके रीतियां पढ़ी, काव्य गुण पढ़े, काव्य दोष पढ़े और उसी क्रम में अब काव्य शास्त्र का अंतिम प्रकरण, अंतिम टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और वो है अपना शब्द शक्ति। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी टॉपिक हम पढ़े उसे विस्तृत पढ़े, डिटेल से पढ़े, क्योंकि जो अपनी छोटी भर्ती परीक्षाएं हैं जैसे व्याकरण आदि के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपके ट्रिकी वेस्ट या शॉर्ट तरीके से हम समझ सकते हैं। और आपके जो काव्य शास्त्र है, साहित्य का इतिहास है आदि के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही डीपली लिए जाते हैं। तो हम विस्तृत पढ़ते हैं क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पढ़ने का शॉर्टकट हम अपना सकते हैं लेकिन सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। इसी क्रम में हमें आगे आपकी जो टॉपिक है सभी को, जैसा कि हमारे सभी टॉपिक है उससे हम विस्तृत और डीपली पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, हमारा प्रकरण है वो है शब्द शक्ति। काव्य शास्त्र का अंतिम प्रकरण है और इसके तहत हम शब्द शक्तियों को पढ़ेंगे। शब्द के अर्थ को प्रकट करने की जो शब्द की शक्ति होती है, जो शब्द की पावर होती है, वो ही क्या कहलाती है, आपकी शब्द शक्ति। और जैसा कि हम देख चुके हैं या पूर्व कक्षाओं में पढ़ा भी है आपने कि शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। जब व्यक्ति अपने मुख से बोलकर, मुख से बोले हुए शब्द का जो बोला है उसी के साथ अर्थ प्रकट करे, शब्द का मुख्यार्थ वाच्यार्थ प्रकट करे, तो वहां आपकी अभिधा शब्द शक्ति होती है। और जब व्यक्ति द्वारा मुख से बोले हुए शब्द का अर्थ उसके लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है, वहां आपकी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और इसी क्रम में जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात का श्रोता उसके व्यंजना अर्थ को या व्यंग भाव को ग्रहण करता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो आइए अब हम यहाँ उसका विस्तृत एक एक पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। आप सभी का बराबर अपने इस चैनल के प्रति स्नेह प्रेम है और आप उसी को यहाँ बार बार अपने कमेंट्स और पढ़े हुए टॉपिकों के आधार पर प्रदर्शित भी करते रहते हैं। हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि आपको अच्छी सफलता मिले और आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठे। और कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी करने के लिए कहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो देखिए, अपने आज का जो टॉपिक, आज की जो प्रकरण है वो है अपने शब्द शक्ति। हम पढ़ रहे हैं शब्द शक्ति। तो सबसे पहले शब्द शक्ति की परिभाषा। किसी भी शब्द में अंतर्निहित, उस शब्द के अंदर जो निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को, अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। किसी भी शब्द के अंतर्निहित यानी उसके अंतर्गत अर्थ को प्रकट करने वाले जो व्यापार होता है उसे ही क्या कहते हैं, शब्द शक्ति। प्रत्येक शब्द में वक्ता के वास्तविक अर्थ को व्यक्त करने का जो गुण होता है, कोई भी शब्द क्यों नहीं हो, प्रत्येक शब्द में वक्ता द्वारा कहे गई जो भाव उसे प्रकट करने का एक गुण होता है और वह शब्द शक्ति के कारण होता है।
और वो गुण किसके कारण होता है? शब्द शक्ति के कारण। अर्थात शब्द का अर्थबोध कराने वाली जो शक्ति है वही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति। कहने का मतलब शब्द शक्ति के माध्यम से श्रोता शब्द के अर्थ को ग्रहण करता है। तो अर्थ को ग्रहण कराने का कार्य किसके माध्यम से होता है? शब्द शक्ति के माध्यम से। देखिए शब्द शक्ति के भेद, तो शब्द शक्ति के अर्थ के आधार पर काव्य में शब्द के कितने प्रकार, कितने भेद होते हैं? 3। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अब ये 3 भेद माने जाते हैं, वो है, एक तो है वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक। वाचक यानी कि बोलकर वाणी से जो अर्थ प्रकट किया जाए वो वाचक है, और जब लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट हो वो लक्षक है, और जब व्यंग के आधार पर अर्थ प्रकट हो वो व्यंजक है। इन तीनों के आधार पर शब्द शक्ति के कितने भेद हो जाते हैं? 3। इन तीनों के आधार पर शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3। अब यहाँ आपके वाचक में अभिधा शब्द शक्ति आती है, लक्षक में लक्षणा शब्द शक्ति आती है, और व्यंजक में व्यंजना शब्द शक्ति। इस प्रकार शब्द शक्ति के कितने भेद हो जाते हैं? 3। अभिधा शब्द शक्ति में वाचक अर्थ प्रकट होता है, लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षक अर्थ प्रकट होता है, और व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंजक अर्थ प्रकट होता है। तो आइए दोस्तों, आज अपनी जो पहली शब्द शक्ति है उसे हम यहाँ जो अभिधा शब्द शक्ति है उसे समझने का प्रयास करते हैं, उसे समझते हैं। तो देखिए, शब्द के साधारण एवं व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। हमारा जो भी कोई शब्द है उसका या तो साधारण या सामान्य अर्थ या उसका व्यवहारगत जो अर्थ है उसे प्रकट करने वाली जो शक्ति होती है, जो पावर है, वही कौन सी शक्ति कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति। यह शक्ति किसी के गुण, किसी भी वस्तु व्यक्ति के गुण है, जाति है, द्रव्य है, क्रिया का ज्ञान कराती है। इस शक्ति के माध्यम से किसी के गुणों की, जाति की, द्रव्य की, क्रिया आदि का ज्ञान होता है। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, गधा जो शब्द है, तो गधा जो शब्द है उसका पशु रूप में अर्थ बताने वाली शब्द शक्ति, यानी कि गधा जो शब्द है उसको पशु के रूप में ही उसका अर्थ प्रकट करे। कहने का मतलब गधे को गधे के रूप में ही जो बताए वही शब्द शक्ति कौन सी है? अपनी अभिधा। गधा जो शब्द है, या भैंस है, या गाय है, या ऊंट है, कोई भी ऐसे जानवर का नाम जिसे हम ले और वो नाम उसी का बोध कराए, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति। इसी क्रम में इस शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, कोशार्थ, साक्षात संकेतितार्थ आदि भी कहते हैं। यानी कि इससे जो अर्थ निकलता है वो अभिधेयार्थ, जैसा कहा जाए वैसा ही होता है। वाच्यार्थ, वचन से जैसा, वाणी से जो बोला जाता वही होता है। मुख्यार्थ, मुख से जो बोला जा रहा उसी के अर्थ के अनुसार होता है। कोशार्थ, कोश में शब्द का जो अर्थ है उसके अनुसार, या साक्षात जो संकेत अर्थ दिया जाता है उसी के अनुसार इसका अर्थ निकलता है। वो अपनी कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति। तो आइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कैसे अपने जो अभिधा शब्द शक्ति है उसके अर्थ अलग अलग हम देखें। तो अभिधा शब्द शक्ति जो अर्थ प्रकट करती है, या तो वो अभिधेयार्थ, या वाच्यार्थ, या मुख्यार्थ, या कोशार्थ, या साक्षात संकेतार्थ प्रकट करती है। और अभिधा के भी कितने प्रकार, कितने भेद होते हैं? 3। अभिधा शब्द शक्ति को इसी आधार पर 3 भेदों में, 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है समुदाय मात्र अभिधा शब्द शक्ति, जिसमें रूढ़िगत अर्थ प्रकट होता है। और दूसरा है अवयव मात्र अभिधा शब्द शक्ति, अवयव मात्र, जिसमें योग शब्द, यौगिक शब्दों का अर्थ निकलता है अवयव मात्र में। और तीसरा है समुदाय अवयव मात्र शब्द शक्ति, या यो कह सकते हैं
यहां तो है आपके रूढ़ शब्द, ये यौगिक शब्द और ये योग रूढ़ शब्दों से अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार अभिधा के कितने प्रकार, कितने भेद हो जाते हैं? 3। तो हम तीनों भेदों को यहां क्रम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अब आपके शब्द शक्ति में आपने देखा कि इसके 3 प्रकार, 3 भेद होते हैं। रूढ़ी जिसमें समुदाय मात्र अभिधा शब्द शक्ति, अवयव मात्र अभिधा शब्द शक्ति, समुदाय अवयवमय अभिधा शब्द शक्ति, जिसे रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ आदि शब्द शक्ति के नाम से भी समझ सकते हैं। इसके ये 3 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण हम अभिधा शब्द शक्ति के देखते हैं। गधा रहता है, तो गधा जो पशु है उसके रहने की क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ गधा, गधे जो पशु है उसके लिए ही कहा गया है। इसी प्रकार गाय घास खाती है, तो यहाँ गाय विशेष जो पशु है अपना, उसी के लिए कहा जा रहा है। इसी प्रकार हरि पुस्तक पढ़ रहा है, हरि नामक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, लड़के के लिए कहा जा रहा है। इसी प्रकार हरि ने नारद को हरि रूप दिया, हरि यानी भगवान विष्णु ने नारद को हरि यानी बंदर का रूप दिया। तो इस तरह जो कहा गया है उसी के समान अर्थ जहां ग्रहण किया जाए या वक्ता द्वारा जो कहा जा रहा है उस शब्द का श्रोता कहे गए शब्द के अनुसार ही अर्थ ग्रहण करे, तो वहां आपकी कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति। अब देखिए आगे कि हम जो पद पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है कि जब किसी पद में यमक अलंकार की प्राप्ति होती है तो वहां प्राय अभिधा शब्द शक्ति होती है। कभी कभी उत्प्रेक्षा अलंकार के पदों में भी अभिधा शब्द शक्ति होती है, सदैव नहीं होती, कभी कभार। जैसे यहाँ यमक अलंकार के उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिकाय बा खाए बोराए जग बा पाए बोराए। तो यहाँ कनक का अर्थ जो धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना है, तो इसका यहाँ शब्द के आधार पर जो अर्थ लिया है वो कहे गए शब्द के अनुसार ही है, इसलिए यहाँ आपके अभिधा शब्द शक्ति होगी। इसी प्रकार बताया है कि धतूरे से सोने की जो मदहोशी है वो 100 गुने अधिक होती है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से व्यक्ति बौराता है, पगलाता है, जबकि सोने की मिलने मात्र से, प्राप्त होने मात्र से पगला जाता है। इसी प्रकार दूसरा, सारंग ले सारंग उड्यो सारंग पुंग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। यहाँ सारंग ले यानी सारंग यानी सर्प को लेकर सारंग यानी मोर उड़ती है, सारंग पुंग्यो आए तभी आसमान में बादल छाने और बरसने लगते हैं। तभी जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग यानी कि मोर अगर सारंग बादलों को पुकारती है तो मुख का सारंग यानी सर्प छूट जाए। इस प्रकार यहाँ 7 बार आपके 6 बार जो सारंग शब्द आया है उसके जो अलग अलग अर्थ है वो मुख्य अर्थ के अनुसार ही प्रकट हुए, इसलिए यहाँ भी आपका कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। इसी प्रकार यहाँ आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। कि सो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपने सलोने श्याम रंग के शरीर पर पीले वस्त्रों को, तो वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे मानो कि सवेरे काल में, प्रातः काल में सूर्य का प्रकाश नीलमणि पर्वत पर आकर गिर रहा हो, उसी के समान भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ जैसा कहा जा रहा है उसका अर्थ उसी रूप में लिया जा रहा है, इसलिए जब वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, कोशार्थ या साक्षात संकेतार्थ प्रकट हो तो वहां आपके कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा। इसी क्रम में भजन कहो ताते भजो, भजो ने एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो गबार। यहाँ कवि कह रहे हैं कि भजन कहो ताते भजो, जिस प्रभु को भजने के लिए तुझसे कहा, जिस प्रभु के भजन के लिए तुझसे कहा, हे
व्यक्ति है प्राणी भजियो ने एको बार, उस प्रभु के नाम का भजन तूने एक बार भी नहीं किया। दूर भजन जाते कहो, और ये सांसारिक विषय वासनाओं से दूर भागने के लिए, दूर होने के लिए कहा, सो तू भजो गवार, हे गवार व्यक्ति तूने उसी को भजा अर्थात उसी को अपनाया। तो जैसा कहा उसके अनुसार ही अर्थ प्रकट होने पर यहाँ आपके कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति को लेकर कुछ विशेष तथ्य देखिए। आचार्य भट्टनायक ने अपने साधारणीकरण का जो सूत्र दिया है उसमें अभिधा शब्द शक्ति को विशेष महत्व दिया है। उनका कहना है कि अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति जो शब्द के अर्थ को साधारणतः ग्रहण करता है। इसी क्रम में आपके दूसरा विशेष तथ्य, रीतिकालीन कवि आचार्य देव कवि है ने भी अभिधा शब्द शक्ति की प्रशंसा में कुछ लिखा है। तो वो पद उनका देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। तो यहां वो कहते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति से युक्त जो काव्य है वो उत्तम काव्य माना है उन्होंने, और कहा है मध्य लक्षणालीन, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त काव्य है। लक्षणा शब्द शक्ति जिस काव्य में है वो मध्य स्तर का काव्य है, लेकिन अधम व्यंजना रस विरस और व्यंजना शब्द शक्ति से युक्त काव्य है वो रस से रहित और नीच काव्य माना है। उल्टी कहत प्रवीण, उनका कहना है कि प्रवीण यानी ज्ञानी लोग, श्रेष्ठ लोग इस बात को व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से उल्टा कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज हमने केवल एक शब्द शक्ति जो अभिधा शब्द शक्ति उसे पूर्ण रूप से समझने का, विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया है। दोस्तों कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हम यही कहें कि आप अच्छा पढ़ें और आगे बढ़े। धन्यवाद।